हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आईएमबी एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 11th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 17 ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये है हमारा लेक्चर नंबर 2, जहां पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। इसके अलावा हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी के बारे में। आज का लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि यहां से नी 2017, 18, 19 और नी 2020 फेज 1 फेज 2 में क्वेश्चन आ चुके हैं। यानी लास्ट 4 to 5 ईयर से कंटिन्यू इस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट आज का टॉपिक रहने वाला है। तो यहां पर ये जो टॉपिक है इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम बात करेंगे पूरा मैकेनिज्म कैसा होता है, कैसे हम ब्रीदिंग करते हैं, और देन हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और कैपेसिटी के बारे में। दोनों ही लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों से क्वेश्चन आ चुके हैं। ओके, तो पहले हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग की। बट उससे पहले अगर आपने पहले वाला लेक्चर्स नहीं देखा तो आपको आई बटन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप जो जाकर लेक्चर्स देख सकते हो। इसके अलावा और भी हम चैप्टर कंप्लीट करवा चुके हैं, उनको भी आप चैनल पे प्लेलिस्ट चेक कीजिए, आपको मिल जाएंगे। बहुत सारे चैप्टर हम कंप्लीट ऑलरेडी करवा चुके हैं। तो चलिए अब हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग की, यानी जो ब्रीदिंग क्या होता है, जहां पर हम गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। तो यहां पर मैकेनिज्म क्या होगा, सिंपल सा देखिए, यहां पर दो चीजें होती है। फर्स्ट होती है इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन का मतलब क्या हुआ, जो एटमॉस्फेयर की एयर है उसको लंग्स के अंदर लेके जाना, वो क्या हो गया आपका रहा इंस्पिरेशन। सेकेंड प्रोसेस क्या होगा, एक्सपिरेशन, मतलब जो आपके लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बाहर छोड़ना होगा। ओके, सिंपल सा समझ में आ गया। हाँ जी, यहां पर दो स्टेज होगी, पहला होगा इंस्पिरेशन, सेकंड होगा एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन का मतलब है बाहर की एयर को लंग्स में लेकर जाना, एक्सपिरेशन का मतलब है लंग्स की एयर को बाहर छोड़ना। अब एयर कैसे चलती है, एयर का मूवमेंट कैसे होता है, आप थोड़ा सा अगर आपको पता है कि एयर का मूवमेंट कैसे होता है, अगर हम इसको प्रेशर से रिलेट करके देखें तो फ्रॉम हायर प्रेशर टू लो प्रेशर, मतलब अगर प्रेशर बहुत ज्यादा है कहीं और कहीं प्रेशर लो है तो वहां पे हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर की तरफ जो एयर का मूवमेंट होता है। सिंपल सा ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। थोड़ी सी फिजिक्स आपको समझ में आती होगी तो आपको पता चल जाएगा कि एयर की मूवमेंट ऐसे ही होती है, हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ एयर की मूवमेंट होती है। ठीक है, अब हम प्रेशर की क्यों बात करें यहाँ पर, ये प्रेशर तो रिलेटेड है फिजिक्स से, वो इसीलिए बात करें क्योंकि जो हमारा फर्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर की बात होने वाली है, तो इसीलिए हम फिजिक्स से थोड़ा सा लिंक करें। अब इसका ये मतलब नहीं है कि अब आप जाकर फिजिक्स में प्रेशर के अंदर पीएचडी करके आओ। जो नॉर्मली यूज होने वाला यहाँ पे प्रेशर की टर्म्स वो मैं आपको सिंपल सिंपल सा बता देता हूँ। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्रेशर होता क्या है। प्रेशर क्या होता है आपका, प्रेशर होता है आपका फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी एफ अपॉन में ए। ओके, तो हम यहां पर एक बार फोर्स को कांस्टेंट रखते हैं। अगर हम एरिया और प्रेशर की बात करें तो यहाँ पे प्रेशर हो जाएगा आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। इतनी बात आपको समझ में आती है। ओके, इसका मतलब क्या है, अगर हम एरिया को डिक्रीज करेंगे तो प्रेशर जो है वो इंक्रीज होगा, और अगर हम एरिया को इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर जो आपका डिक्रीज होगा। सिंपल सा समझ में आता है आपको, सिंपल सी यही बात है। यानी अगर आप क्या करते हो, प्रेशर को कम करोगे तो एरिया आपको बढ़ाना पड़ेगा। ओके, तो यहां पर हम प्रेशर को तो नहीं बढ़ा सकते, बट यहां पर हमारे पास क्या है, पूरा एक थोरेसिक चैम्बर है जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था। क्यों, क्योंकि उसके नीचे डायफ्राम है, पीछे वर्टिब्रल कॉलम है, आगे स्टर्नम है, और वेंट्रल साइड में हमारी पूरी रिब्स वगैरह है, और उनके बीच में मसल्स वगैरह है। तो उसकी वजह से पूरा एक एयर टाइट चैम्बर है। तो हम क्या कर सकते हो, उस एयर टाइट चैम्बर का एरिया जो है वो कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो अगर हम उसका एरिया इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा, वहां पर डिक्रीज हो जाएगा, और अगर हम एरिया डिक्रीज करेंगे तो वहां पर प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ये बेसिक सा पॉइंट अगर आपको समझ में आ गया तो हमारा ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है ये बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। जहां से नीट 2020 जो फेज 1 हुआ था वहां पे क्वेश्चन आया था, वो भी बहुत आसानी से हो जाएगा। सिंपल है, ये टर्मिनोलॉजी आपको समझ में आई होगी, आई होप। तो चलिए अब हम बात करते हैं। तो उससे पहले आपको यह पता होगा कि यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, क्या नहीं लिखा हुआ है। उससे पहले आपको यह पता होगा कि वहां पर जो रिब्स होती है, जो हमारी ये रिब्स होती है, इनके बीच में मसल्स होती है। इनके बीच में क्या होती है, मसल्स होती है। और जो वो मसल्स होती है वो मेनली यहाँ पर टू टाइप की डिस्कस की गई है। एक होती है आपकी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, और एक होती है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। ओके, इंटरकोस्टल मसल्स का क्या मतलब है, जो हमारी रिब्स है, जो कोस्टल रिब्स है, उनके बीच की जो मसल हो गया वो इंटरनल कोस्टल मसल्स होगी। अगर वो बाहर की साइड है तो एक्सटर्नल, अंदर की साइड है तो इंटरनल। सिंपल सा समझ में आ गया। ओके, देखिए ये हमने लास्ट लेक्चर के अंदर भी डिस्कस किया था, बट फिर आपको दोबारा दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पर ये क्या है, रिब्स है। ओके,
ये रिब्स के बीच में जो रेड कलर में दिखाई दे रही है वो क्या है, हमारी मसल्स है। देखिए एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, क्योंकि ये बाहर की तरफ है तो ये जो मसल्स हो गई वो कौन सी हो गई, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हो गई। और नीचे जो होता है वो हमारा ये देखिए डायाफ्राम है। अगर आपको दिखाई दे ये क्या लिखा हुआ है, डायाफ्राम। तो ये जो डायाफ्राम होता है ये अभी डोम शेप्ड में दिखाई दे रहा होगा आपको। जब यहाँ पर ये कॉन्ट्रेक्शन होता है तो ये स्ट्रेट होने लगता है। ओके यहाँ पर देखिए हमने थोड़ा सा लिया है आपको मसल्स बताने के लिए। तो यहाँ पर ये जो हमने रिब्स लिया है, यहाँ पर ये जो आपको ब्लू कलर में दिखाई दे रही है वो आपकी वेन्स है, रेड कलर वाली आर्टरीज है, और येलो कलर में जो वो नर्व्स है। तो यहाँ पर ये जो आपको दिखाई दे रही है अलग अलग, ये आपकी आर्टरीज, वेन्स और नर्व्स वगैरह है। अब बट हमें इनसे बात नहीं करें, हम आपको जो बताना चाह रहे हैं वो ये है मसल्स के बारे में। तो सबसे पहले जो बिल्कुल नीचे वाला जो पोर्शन दिया है, जहाँ पर ये देखिए आगे आपकी वाइट कलर में दिखाया गया है और पीछे रेड कलर में, वो आपकी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है। और जो ये बिल्कुल रेड में है, यहाँ से स्टार्टिंग से लेकर ये वाली जो सेकंड वाली है बीच में सेंटर में, ये आपकी इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स है। इसका मतलब ये नहीं कि इनके बीच में, ये बताने की ऐसे कोशिश करिए कि बाहर की तरफ होती है एक्सटर्नल, अगर हम इसको रिमूव करते हैं तो फिर अंदर आ जाती है इंटरनल, उसको भी रिमूव करते हैं तो फिर हमारे अंदर और मसल्स आ जाती है इसके अलावा भी। ओके, लेकिन उनके बारे में यहाँ पे एनसीईआरटी में कुछ भी नहीं बताया गया है। ओके, जो इनर मोस्ट होती है। चलिए हमें यहाँ पे केवल दो बताइए, हम दो ही बातें करेंगे। कौन कौन सी, आपकी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। चलिए अब हमने जो बताया है आपको प्रेशर से रिलेटेड वगैरह चीज़ें, वो चलेगी। अगर आपको ये सारी डिस्कस करने के बाद समझ में आ चुकी है, अब थोड़ा स्मूथ हो जाएगा। देखिए ब्रीदिंग इन्वॉल्व टू स्टेज, सबसे पहले दो स्टेज आती है। इंस्पिरेशन ड्यूरिंग विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन, यानी इंस्पिरेशन का मतलब क्या है कि जो बाहर की एयर है उसको हम लंग्स के अंदर लेकर गए हैं। एक्सपिरेशन क्या होगा, ये जो एल्वियोलाई के अंदर एयर है उसको बाहर छोड़ देंगे। एंड एक्सपिरेशन बाय विच द एल्वियोलर एयर इज रिलीज्ड आउट। तो सिंपल से दो प्रोसेस होती है, एक इंस्पिरेशन और एक एक्सपिरेशन। ये सब कुछ कैसे होता है, ओके। तो अब यहां पर वो प्रेशर का रोल आएगा। देखिए द मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स इज कैरिड आउट बाय क्रिएटिंग ए प्रेशर ग्रेडियंट। तो यहां पर प्रेशर ग्रेडियंट करेंगे, यानी हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, वहां पर एयर की मूवमेंट होती है। तो अगर हम प्रेशर को चेंज कर देंगे हमारे लंग्स के अंदर तो सिंपल सा क्या हो जाएगा, एयर की मूवमेंट हो जाएगी। अब ये प्रेशर ग्रेडियंट किस किस के बीच में होना चाहिए, बिटवीन द लंग्स एंड द एटमॉस्फेयर। यानी एटमॉस्फेयर तो ये बाहर का हो गया पूरा, और लंग्स कहाँ पे हो गया, हमारे थोरेसिक चैम्बर में। तो यहाँ पर हम बाहर का प्रेशर तो अपने हिसाब से चेंज नहीं कर सकते, बट जो हमारे पास थोरेसिक चैम्बर है उसका प्रेशर हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये प्रेशर ग्रेडियंट बना के हम ये चीजें करेंगे। चलिए अब हम इंस्पिरेशन कैसे कर सकते हैं। देखिए इंस्पिरेशन कैन अकर इफ द प्रेशर विद इन द लंग्स दैट इज इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट देयर इज ए नेगेटिव प्रेशर इन द लंग्स विद रिस्पेक्ट टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, इस लाइन को बहुत अच्छे से समझिए। इंस्पिरेशन कब होगा, जब हम लंग्स को बोला गया यहाँ पे इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, तीनों नाम बता देता हूं। इंट्रा का मतलब होता है इनसाइड में, बहुत सारे लेक्चर में ये इंट्रा और इंटर वर्ड आ चुका है, मैं कई बार बता चुका हूं, फिर बता रहा हूं। इंट्रा का मतलब होता है इनसाइड, अंदर में। इंटर का मतलब होता है बीच में, दो चीजों के बीच में, इंटर। ओके, और इंट्रा का मतलब होगा इनसाइड। तो इंट्रा तो हो गया मतलब अंदर, इनसाइड। पल्मोनरी, अब हमने पल्मोनरी रेस्पिरेशन पढ़ा था। पल्मोनरी रेस्पिरेशन यानी जो लंग्स के अंदर है, तो पल्मोनरी वर्ड रिलेट करेगा लंग्स से। तो लंग्स के अंदर जो प्रेशर है उसको अगर हम किसी तरह कम कर पाए, किससे कम करेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि यहां पर जो हमें लंग्स का प्रेशर है वो कम करना है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। अब यहाँ पे एक वर्ड लिख रखा है, देयर इज ए नेगेटिव प्रेशर। अब आप ये कहोगे क्या यहाँ पर नेगेटिव प्रेशर हो जाएगा, जी नहीं, नेगेटिव प्रेशर नहीं होगा। आगे पूरी लाइन पढ़िए, इन द लंग्स विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ऐसा नहीं है कि माइनस में चला गया, मतलब -1 बार -2 बार, ऐसे नहीं है प्रेशर, ऐसा नहीं है कि माइनस में चला गया। विद रिस्पेक्ट टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मान लीजिए यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो 1 बार है, ओके, तो वहां पर क्या होगा, मान लीजिए कि लंग्स के अंदर अगर हम 0.8 कर देते हैं तो 1 से ये क्या हो गया, कम हो गया। तो विद द रिस्पेक्ट ऑफ 1 ये क्या हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा, यानी ये थोड़ा सा नेगेटिव है। ओके, अगर यहां पर ऐसा होता 1.2 तो विद रिस्पेक्ट टू ये 1.2 क्या ज्यादा, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। अगर हम इसको लेकर चल रहे हैं, 0 मान रहे हैं, तो यहां पर इससे कम वाला माइनस माना जाएगा, इससे ज्यादा वाला प्लस माना जाएगा। ये तो आपको सिंपल टर्मिनोलॉजी आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब आप ये कहोगे कि यहां पर जो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर है उसको हम कम कैसे करेंगे। तो सिंपल सा बताया था, प्रेशर जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा एरिया का। प्रेशर हमारे हाथ में नहीं है, एरिया हमारे हाथ में है।
अगर हमें प्रेशर को कम करना है तो एरिया क्या करें, इंक्रीज कर देंगे। अगर एरिया इंक्रीज हो गया तो वहां के अंदर जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा, तो बाहर प्रेशर ज्यादा रहेगा और एयर अंदर चली जाएगी। सिंपल सा समझ में आ गया, बहुत ही आसानी से, ठीक है। तो हम एक्सपिरेशन में क्या करेंगे, सिमिलरली एक्सपिरेशन टेक प्लेस व्हेन द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज हायर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अगर अंदर का प्रेशर हम बढ़ा देंगे, अब हमें प्रेशर द्वारा वापिस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया कर लेते हैं। अब यहां पर क्या है, प्रेशर को क्या करना है, बढ़ाना है, तो एरिया को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। अगर एरिया कम हो गया तो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, और अगर प्रेशर ज्यादा हो गया तो हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर एक्सपिरेशन हो जाएगा। आप ये कह रहे हो ठीक है, ये हमें ये तो पता चल गया कि यहाँ पर जो है हम एरिया को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं अपने जो थोरेसिक चैम्बर है। अब कैसे करेंगे, कौन कौन सी चीजें वहां पे इन्वॉल्व होगी जिसकी वजह से हम पूरा वो प्रेशर चेंज करेंगे। देखिए, द डायाफ्राम एंड ए स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ मसल्स दैट इज एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल बिटवीन द रिब्स हेल्प इन द जनरेशन ऑफ सच ग्रेडियंट। तो जो हम प्रेशर को कम करेंगे या ज्यादा करेंगे उसमें कौन चीज मदद करेगी, सबसे पहले डायाफ्राम जो यहाँ पर होता है डोम शेप्ड, वो मदद करेगा। इसके अलावा जो हमारी रिब्स है उनके बीच में होती है मसल्स, उनको हम बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। इंटर मतलब बीच में, बीच में अभी बताते ना, इंटर मतलब बीच में, ओके, इन बिटवीन। तो एक रिब ये हो गई, एक रिब ये हो गई, अगर इनके बीच में मसल्स है तो वो क्या हो जाएगी, इंटरकोस्टल मसल्स। अब ये दो टाइप की होती है, एक एक्सटर्नल बाहर की तरफ, एक अंदर इनसाइड की तरफ। तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स हो जाएगी। तो अब यहाँ पर देखिए कौन कौन सी चीजें मदद करेगी। सबसे पहले डायफ्राम मदद करेगा, और सेकंड क्या उनसे मदद करेगी, इंटरकोस्टल मसल्स मदद करेगी इसके अंदर, जो कि हम प्रेशर को इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे। प्रेशर तो हम डिक्रीज या इंक्रीज नहीं कर सकते, हम यहाँ पे क्या करेंगे, एरिया को कम या ज्यादा कर देंगे। तो पहले हम बात करेंगे इंस्पिरेशन के अंदर हम क्या करते हैं, और बाद में हम बात करेंगे एक्सपिरेशन के अंदर क्या होगा। पहले हम बात कर लेते हैं इंस्पिरेशन के अंदर क्या होगा। देखिए, इंस्पिरेशन इज इनिशिएटेड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम। सिंपल सा ये समझिए, इंस्पिरेशन के अंदर हमें क्या करना है, इंस्पिरेशन के अंदर हमें एरिया को इंक्रीज करना है। देखिए, अगर आप ऐसे सांस अंदर ले रहे हो तो यहां पर आप देखोगे जो चेस्ट कैविटी है, जो थोरेसिक कैविटी है, वहां पर क्या हो रहा है, एरिया बढ़ रहा है, और लेके जाओगे और एरिया बढ़ेगा। तो एरिया बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है, प्रेशर कम हो रहा है। प्रेशर कम हो रहा है तो जो बाहर की एयर है वो अंदर जा रही है। तो इसी इतना समझ में आ गया, यही हम करने वाले। देखिए, अब इस ये जो हमारा एरिया ऐसे करके इंक्रीज करें, वो कैसे करेंगे। इंस्पिरेशन इज इनिशिएटेड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम विच इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द थोरेसिक चैम्बर इन द एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, जो डायाफ्राम है, जो डोम शेप्ड है, वो कॉन्ट्रैक्ट होने लगेगा। कॉन्ट्रैक्ट होने लगेगा तो मान लीजिए डायफ्राम की ऐसी शेप है, वो कॉन्ट्रैक्ट होगा तो धीरे 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 वो स्ट्रेट होने लगेगा। स्ट्रेट होने लगेगा तो यहां पर क्या बढ़ने लगेगा, एरिया बढ़ने लगेगा, यानी वॉल्यूम बढ़ने लगेगी। और वॉल्यूम बढ़ने लगेगी तो वो कैसे बढ़ेगी, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस, मतलब ऐसे अप डाउन। इस एक्सिस के अंदर, ये जो हमारी एक्सिस होती है, इसके अंदर क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ने लगेगी। क्योंकि मान लीजिए यहां पर ऐसे है, अगर यहाँ पर ये ऐसे डायफ्राम है, अगर ये नीचे जा रहा है तो ये जो ये वाला पोर्शन है, यहाँ पर क्या हो रही है, वॉल्यूम बढ़ रही है। देखिए यहाँ पर वॉल्यूम क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो ये जो एक्सिस हो गई, ये क्या हो गई आपकी, एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस हो गई। तो एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस में वॉल्यूम का इंक्रीज करने का काम किसका हो गया, डायाफ्राम का हो गया। अब आप बोलोगे ऐसे तो कर लिया, अब हम तो ऐसे करते हो तो ऐसे भी एरिया इंक्रीज होता है, वो कैसे होगा। तो यहां पर जो आपकी इंटरकोस्टल मसल्स है वो काम आएगी। देखिए, द कॉन्ट्रेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, ध्यान रखना एक्सटर्नल बोला है तो एक्सटर्नल ही याद रखना। जो रिब्स के बीच में एक्सटर्नल मसल्स होती है उनके बीच में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। उसकी वजह से क्या होती है, जो आपकी रिब्स और स्टर्नम है वो आगे की तरफ मूव करती है, वो क्या करेगी, आगे की तरफ मूव करेगी। देखिए, एंड स्टर्नम कॉजिंग एन इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द थोरेसिक चैम्बर ऑन द डोर्सोवेंट्रल एक्सिस। डोर्सोवेंट्रल एक्सिस का मतलब क्या है, ये वाली एक्सिस, ऐसे, ओके, ऐसे सामने वाली जो एक्सिस हो गई ये वाली। एंटीरियो पोस्टीरियर कौन सी थी, ये वाली, ऐसे, ठीक है। और यहां पर ये वाली कौन सी होगी आपकी, डोर्सोवेंट्रल एक्सिस हो गई। तो अब जब रिब्स आगे जा रही है, स्टर्नम आगे जा रहा है, तो यहाँ पे ऐसे जा रही है, तो इसका मतलब क्या हो गया, सिंपल सा आपको समझ में आ जाना चाहिए। यहाँ पे ऐसे करने पर क्या हो रहा है, ये वाला जो एरिया बढ़ रहा है, तो यानी डोर्सोवेंट्रल एक्सिस का जो वॉल्यूम है वो बढ़ रहा है, उधर का एरिया बढ़ रहा है।
द ओवरऑल इंक्रीज इन द थोरेसिक वॉल्यूम। अब इससे पूरा क्या होगा, अब इधर भी एरिया बढ़ रहा है, ऐसे भी एरिया बढ़ रहा है, तो उससे क्या हो जाएगा, जो पल्मोनरी वॉल्यूम है, पल्मोनरी यानी जो लंग्स की वॉल्यूम है वो भी बढ़ जाएगी। कोज ए सिमिलर इंक्रीज इन द पल्मोनरी वॉल्यूम। अब एक एक लाइन बहुत ही अच्छे से देख लेना, नीट 2020 में आया हुआ है, ध्यान से देख लेना। एन इंक्रीज इन द पल्मोनरी वॉल्यूम, तो पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ चुकी है, वॉल्यूम का मतलब यहाँ पर एरिया बढ़ चुका है। अगर वहां पर एरिया बढ़ चुका है तो वापिस याद रखिए P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, तो एरिया अगर बढ़ चुका है तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो एन इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज द इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, तो वहां पर जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा, टू लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर विच फोर्स द एयर फ्रॉम आउटसाइड टू मूव इनटू द लंग्स, दैट इज इंस्पिरेशन। तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, इंस्पिरेशन हो जाएगी, यानी जो एयर है बाहर की एटमॉस्फेयर की वो अंदर चली जाएगी। ओके, अब हम यहाँ पर ये जो डायग्राम दिया हुआ है ये देख लेते हैं, आपको थोड़ा सा समझा देते हैं। यहाँ पर ये डायफ्राम है, डायफ्राम के अंदर कॉन्ट्रेक्शन होगा तो ये नीचे की तरफ आएगा, नीचे की तरफ आएगा तो ये जो हमारा एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस थी यहाँ पर इस तरह से जो वो आपकी वॉल्यूम बढ़ेगी। ओके, उसके बाद क्या होगा, जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होती है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कौन सी, यहाँ पे जो रिब्स के बीच में मसल्स होती है वो वाली, जब उनके बीच में कॉन्ट्रेक्शन होगा तो क्या होगा, आपका स्टर्नम और रिब्स जो है वो आगे की तरफ मूव करेंगे, और उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे ये देखिए रिब्स एंड स्टर्नम रेज्ड होंगे, आगे की तरफ ऐसे उठाई देंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, जो हमारा डोर्सोवेंट्रल एक्सिस ये होती है, डोर्सोवेंट्रल एक्सिस ऐसे, तो ये जो डोर्सोवेंट्रल एक्सिस है इधर का एरिया बढ़ने लगेगा, और जब नीचे भी एरिया बढ़ रहा है इधर भी एरिया बढ़ रहा है, तो एरिया अगर बढ़ रहा है तो यहाँ पर प्रेशर डिक्रीज होगा, और जैसे ही प्रेशर डिक्रीज होगा तो हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर जो एयर मूव हो जाएगी, यानी बाहर से जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो अंदर आ जाएगी। सिंपल सा है। अब हम बिल्कुल इसका रिवर्स कर देंगे, और रिवर्स करने पर क्या होगा, एक्सपिरेशन हो जाएगा। इंस्पिरेशन आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। अब इंस्पिरेशन से नीट 2020 में क्वेश्चन आया, बट वो हम एक्सपिरेशन करने के बाद ही करेंगे, ठीक है। चलिए, अब हमने इंस्पिरेशन कर लिया, उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर वापस से जो डायफ्राम है वो कर ले कॉन्ट्रैक्ट हुआ, वो वापस रिलैक्स होगा, यानी वापस जो पहले कॉन्ट्रैक्ट हो चुका था वो वापस रिलैक्स होगा, उसी शेप में आ जाएगा। जो आपकी मसल्स थी, इंटरकोस्टल मसल थी, वो कॉन्ट्रैक्ट हुई, वो भी वापस रिलैक्स होगी, और उसकी वजह से क्या होगा, वापस रिब्स और स्टर्नम अपनी पोजीशन पे आएंगे, डायफ्राम अपनी पोजीशन पे आएगा, और जैसे जैसे वो अपनी पोजीशन पे आएंगे वहां की वॉल्यूम कम होने लगेगी, वॉल्यूम कम होगी तो प्रेशर बढ़ने लगेगा। Relaxation of the diaphragm and the intercostal muscles return the diaphragm and sternum to their normal position। तो यहाँ पर क्या हुआ, दोनों तरफ से जो रिलैक्सेशन हो रहा है, चाहे वो डायफ्राम हो चाहे वो आपकी इंटरकोस्टल मसल्स हो, दोनों अपनी पोजीशन पे रिटर्न कर रही है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, नॉर्मल पोजीशन से वहाँ की थोरेसिक वॉल्यूम जो वो डिक्रीज हो रही है, रिड्यूस हो रही है, एंड देयर बाय द पल्मोनरी वॉल्यूम। अगर वहाँ पे वो डिक्रीज हो रही है तो लंग्स के अंदर जो वॉल्यूम है वो भी डिक्रीज हो रही है। This leads to an increase in intrapulmonary pressure to slightly above the atmospheric pressure। ओके, अब यहाँ पे इसकी वजह से क्या होगा, अब यहाँ पे वापस वो देख लीजिए, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो एरिया था, एरिया डिक्रीज हो गया, प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, देखिए द प्रेशर कॉजिंग, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, दिस लीड्स टू एन इंक्रीज इन द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, और उसकी वजह से क्या होगा, जो अंदर का लंग्स का जो प्रेशर है वो बढ़ जाएगा, स्लाइटली अबाउ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से थोड़ा सा ज्यादा पड़ेगा, उसकी वजह से क्या होगा, जो भी एयर है वो बाहर आ जाएगी। ओके, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर कॉज द एक्सप्लोजन ऑफ एयर फ्रॉम द लंग्स, दैट इज एक्सपीरेशन, और उसकी वजह से क्या हो जाएगा, एक्सपीरेशन हो जाएगा। आ गया समझ में आपको, इंस्पिरेशन एक्सपीरेशन बहुत ही आसान सा है, ठीक है। अब हम एक्सपीरेशन भी देख लेते हैं एक बार, यहाँ पर जो डायग्राम दिया हुआ है एनसीईआरटी का, यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, ये डायफ्राम वापस रिलैक्स्ड हो रहा है, वो अपनी तरफ वापस डाउन शेप्ड बना रहा है, ये रिब्स जो है ओके वो भी रिटर्न हो रही है वापस, क्योंकि इंटरकोस्टल मसल जो वो भी रिलैक्स कर रही है, तो उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे एरिया कम होगा, एरिया कम होगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ेगा तो यहाँ पे एयर जो वो बाहर चली जाएगी लंग्स से। समझा गया, वही है आपका एक्सपीरेशन। सिंपल सिंपल सी तो बातें बताई थी इन्होंने, और सिंपल सिंपल सा समझाया था। आई होप आपको समझ में आया होगा। We have the ability to increase the strength of the inspiration and expiration with the help of additional muscles in the abdomen। अब जो ये एब्डोमेन होता है, नीचे वाला जो पोर्शन होता है उसमें मसल्स होती है, उसकी वजह से क्या कर सकते हैं हम, एडिशनल जो है, मान लो एक तो आप नॉर्मल देखो, नॉर्मल हम ऐसे सांस ले रहे हैं, ओके, और अब आपको बोल दिया कि आपको मेडिटेशन करना है या योगा करना है तो डीप ब्रीथ इन और डीप ब्रीथ आउट करना है, तो डीप ब्रीथ इन करोगे तो ये, तो ध्यान से देखिए आपका जो एब्डोमिनल है, जो पेट वाला पोजीशन है, वहां पर देखिए थोड़ा सा आपको दिखाई देगा कि थोड़ा सा ऐसे मतलब हो रहा है, थोड़ा सा मतलब ऐसे प्रेशर लग रहा है, ध्यान से देखिए, दोबारा करके देखिए,
तो देखिए आपका एब्डोमेन जो है, एब्डोमेन की मसल्स भी वहाँ पे यूज हो रही है। तो इसका मतलब ये बताना चाह रहे हैं कि हम जो है और ज़्यादा इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन भी कर सकते हैं एक्स्ट्रा, अगर हमें थोड़ी बहुत ज़्यादा सांस लेनी या छोड़नी होती है तो वो चीज़ें भी हम कर सकते हैं। ओके, तो इसीलिए इन्होंने बताया कि वहाँ पे थोड़ी सी हम स्ट्रेंथ जो उसको इंक्रीज कर सकते हैं। ऑन एन एवरेज ए हेल्दी ह्यूमन ब्रीथ 12 टू 16 टाइम पर मिनट। अब ये ब्रीथ का मतलब हो गया, ओके तो यहां पर ब्रीदिंग का मतलब ये हो गया, तो हम कितने टाइम लेते हैं, ये ब्रीथ कितने टाइम करते हैं, 12 टू 16 टाइम, मतलब 12 बार हम सांस लेते हैं और 12 बार ही छोड़ते हैं। तो 12 से लेकर 16, 12 टू 60 टाइम पर मिनट, याद रखना पर मिनट। ओके, एक मिनट में, तो यहां पर एक मिनट में कितनी बार ले सकते हैं हम, 12 टू 16 टाइम ले सकते हैं। ओके, तो अब यहां पर ये जो वॉल्यूम हमारी जा रही है एयर की, उसको हम कैसे मेजर करेंगे। तो जैसे अगर हमें किलोमीटर मेजर करना है तो वहां पे स्पीडोमीटर होता है ना, ओडोमीटर होते हैं, स्पीडोमीटर होते हैं, ऐसे मीटर होते हैं ना, इलेक्ट्रिक का मीटर होता है, तो हम चीज़ों से मेजर कर लेते हैं। गैस के लिए भी आजकल मीटर आने लग गए, तो यहाँ पर इन चीज़ों को मेजर कर लेते हैं। यहाँ पर भी कुछ मीटर वगैरह होगा जिससे हम जो एयर की वॉल्यूम है उसको मेजर कर पाएं। द वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन द ब्रीदिंग मूवमेंट कैन बी एस्टिमेटेड बाय यूजिंग ए स्पायरोमीटर विच हेल्प इन द क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ पल्मोनरी फंक्शन। तो यहाँ पर एक स्पायरोमीटर होता है, उससे मेजर कर सकते हैं कितनी एयर अंदर गई है, कितनी एयर बाहर आई है, कितनी एयर अंदर गई है, कितनी एयर बाहर आई है, तो उस चीज को भी हम मेजर कर सकते हैं। ओके, तो चलिए अब यहां से जो नीट 2020 में क्वेश्चन आ चुका है वो डिस्कस कर लेते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। सेलेक्ट द करेक्ट इवेंट दैट अकर ड्यूरिंग द इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन के टाइम पे कौन कौन से इवेंट होते हैं, ध्यान से रखना, इवेंट इंस्पिरेशन में है और करेक्ट बताने हैं। तो इवेंट, 4 इवेंट लिखे हैं, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज। तो यहां पे ध्यान से देखिए, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम हुआ था, जी हाँ हुआ था, वो पहले डोम शिप था वो नीचे गया था। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हुआ था, हाँ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल में कॉन्ट्रैक्शन हुआ था। पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज हुई थी, जी नहीं, पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज हुई थी। अगर ऐसा होगा तो वहां पे जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाएगी। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज हुआ था, जी नहीं, अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगी तो वो डिक्रीज होगा, तो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज हुआ था, साफ साफ एनसीईआरटी ने लिखा था ये। तो करेक्ट कौन से हो गए, फर्स्ट और सेकंड, तो आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन ए। यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकंड जो वो करेक्ट है, थर्ड फोर्थ करेक्ट नहीं है, फर्स्ट सेकंड फोर्थ भी नहीं है, ओनली फोर्थ भी नहीं है, हमारा फर्स्ट और सेकंड जो वो करेक्ट है। प्योर एनसीईआरटी बेस्ड, आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए बाकी जो क्वेश्चन आए हुए आपके, चाहे वो 19 के हो, 18 के हो, 17 के हो और नीट 2020 फेज 2 के हो, वो सारे क्वेश्चन यहां से आए हुए हैं, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और कैपेसिटी से। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इंपॉर्टेंट है तो अच्छे से समझेंगे। ओके, चलिए रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटी, अब आप इनको मेजर कैसे करते हो, स्पायरोमीटर से। कौन सा मीटर, स्पायरोमीटर की कितनी एयर इनसाइड गई, कितनी एयर बाहर हुई। तो मेनली सबसे पहले जो वॉल्यूम को मेजर करेंगे वो 4 वॉल्यूम होगी, 4 बोतल वो 4 वॉल्यूम रोज की, काम मेरा रोज का, ठीक है। तो यहाँ पर टाइडल वॉल्यूम, कौन सी, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और इसके अलावा एक और वॉल्यूम है रेजिडुअल वॉल्यूम। चारों को बहुत अच्छे से समझा देता हूं। टाइडल वॉल्यूम है, आप आराम से बैठे हो, आपको पता भी नहीं है, जैसे आप रात को सोए हुए हो, ओके सो रही हो तो आपकी सांसें तो चल रही है ना वैसे ही। तो वहां पर क्या हो रहा है, जो नॉर्मली एक बार आप अंदर लेके जा रहे हो, ये टाइडल वॉल्यूम है, बात छोड़ दी, ये भी टाइडल वॉल्यूम है। टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, टाइडल सिंबल आ गया समझ में। एक बार आप जितनी एयर अंदर लेके जा रही है वो टाइडल वॉल्यूम है, मतलब उतनी एयर आप अंदर लेके जा रही है वो टाइडल वॉल्यूम कहलाएगी। बात छोड़ रही हो, टाइडल वॉल्यूम हो गई। ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। आप नॉर्मल ले रहे हो, अभी आप और कितनी एयर ले जा सकते हो, मतलब क्या हुआ, अब आप डीप ब्रीथ इन कर रहे हो, मतलब नॉर्मल पहले था उससे ज्यादा और एयर अंदर ले जाने की कोशिश कर रहे हो, वो हो जाएगी आपकी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। मतलब वो रिजर्व थी, मतलब आप और उसको ले जा सकते थे। रिजर्व का मतलब होता है ना कि पहले रिजर्व करवा लिए, मैं जाऊं ना जाऊं वो मेरी मर्जी है, मैं जा भी सकता हूं नहीं भी जा सकता हूं। तो इसका मतलब है इंस्पिरेटरी रिजर्व, मतलब इंस्पिरेशन के लिए, मतलब एयर को अंदर ले जाने के लिए रिजर्व है वो जगह। मतलब अगर आप ले जाना चाहो तो ले जा सकते हो, मत ले जाओ नॉर्मली तो मत ले जाओ। बट अगर जैसे अभी मैं आराम से बैठा हूं, टाइडल वॉल्यूम इनसाइड की, अब मैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है वो भी भरना चाहता हूं, तो अब क्या हुआ, ये इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है जो मैंने
फोर्सफुली जो है वो ज्यादा इंस्पायर किया है, वो हो गई हमारी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ओके, समझ में आ गया? ओके, अब हम बात करें एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होगी? मैंने नॉर्मली टाइडल वॉल्यूम बाहर निकाल दी, ठीक है, निकाल दी मैंने, जो पहले मैं ले रहा था ये निकाल दी, टाइडल वॉल्यूम बाहर चली गई। ओके, अब मैं ये देखता हूं कि कितनी रिजर्व है एयर अंदर जिसको मैं और ज्यादा बाहर निकाल सकता हूं। तो देखो ऐसे करके, और जितनी, फिर बोला नहीं जाएगा क्योंकि एयर बाहर आती है तभी साउंड बॉक्स से आवाज आती है। ओके, बोलना भी है मेरे को, तो थोड़ा ध्यान रखना। तो क्या होगा, पहले तो मैंने टाइडल वॉल्यूम बाहर निकाली। ओके, अब मैं और ज्यादा एयर बाहर निकालना चाहता हूँ, निकाल दी। वो जो बाहर और निकाली है टाइडल वॉल्यूम के बाद में, जो मैंने फोर्सफुली निकाली है, जो रिजर्व थी पहले से मैं निकाल सकता था, वो मैंने निकाली है, वो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब मैंने एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम सब कुछ बाहर निकाल दिया अपनी तरफ से, अपनी तरफ से टाइडल वॉल्यूम निकाल दी, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम निकाल दी, इंस्पिरेटरी वगैरह सब जा चुकी है। क्या अब भी मेरे लंग्स के अंदर एयर है? अभी जो वॉल्यूम बची हुई है, जिसको ना तो मैं अंदर ले जा सकता हूं ना बाहर छोड़ सकता हूं, जो अभी भी लंग्स के अंदर बची हुई है, वो कहलाती है रेजिडुअल वॉल्यूम। अगर वो नहीं रहेंगे तो आपके लंग्स क्या करेंगे? कोलेप्स हो जाएंगे। अगर वहां पे कोई भी एयर नहीं होगी तो क्या होगा? कोलेप्स हो जाएगा। जिसे ऐसे समझिए, बैलून, बैलून आपने देखा होगा सबने, जो बैलून होली पे फेस्टिवल पे तो सबने देखा होगा फुलाते वगैरह होंगे, बैलून आपने सबने देखा होगा, या फिर कोई पार्टी वगैरह होती है, बर्थडे वगैरह होता है, उस टाइम बैलून फुलाते हैं। तो आप इसे ऐसे समझ लीजिए, अगर बैलून के अंदर बिल्कुल भी एयर नहीं है तो वो बैलून क्या हो जाता है? कोलैप्स हो जाता है। जो उसके बैलून की वॉल होती है वो कोलैप्स हो जाती है। हाँ या ना? तो अगर लंग्स के अंदर बिल्कुल भी वॉल्यूम नहीं रहेगी तो जो एल्वियोलाई है वो कोलैप्स हो जाएंगी, और एक बार कोलैप्स हो गई फिर आप, ऐसा नहीं है कि बैलून की तरफ फूंक मार मार के उसको फुला दोगे, वैसा सिस्टम नहीं है। तो इसीलिए हमेशा कुछ वॉल्यूम अंदर रहती है ताकि जो हमारी एल्वियोलाई वो कोलैप्स ना हो जाए। तो अभी हम चारों देख लेते हैं। ये वॉल्यूम की बात कर रहा है, कैपेसिटी हम आगे पढ़ेंगे। देखो रेजिड्यू वॉल्यूम एंड कैपेसिटी की बात कर रहा है, पहले हमने वॉल्यूम देखी है, फिर हम कैपेसिटी की बात करेंगे। इनकी शॉर्ट फॉर्म भी याद रखना, जो वैल्यू दी है वो भी याद रखना। ओके, और जो मैंने समझाया वो भी याद रखना, तीनों चीजें याद रखना, क्योंकि आपके जो वॉल्यूम दी हुई है वो भी आई हुई है, शॉर्ट फॉर्म दी हुई है वो भी आई हुई है नीट में, तो हमें सारी चीजें अच्छे से याद रखनी होगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज्यादा कुछ मुश्किल काम है नहीं। देखो टाइडल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग ए नॉर्मल रेस्पिरेशन, चाहे आप इंस्पायर करियो, टाइडल वॉल्यूम इंस्पायर, टाइडल वॉल्यूम एक्सपायर। तो नॉर्मल जब आप रेस्पिरेशन कर रहे हो उस टाइम, चाहे जो इंस्पिरेशन कर रहे हो वो भी टाइडल वॉल्यूम, जो एक्सपायर कर रहे हो वो भी टाइडल वॉल्यूम। इट इज अप्रोक्सीमेटली 500 मिलीलीटर। तो ये कितनी होती है? 500 मिलीलीटर एयर इनसाइड, 500 मिलीलीटर एयर एक्सपायर्ड, तो ये होती है 500 मिलीलीटर। हेल्थी मैन कैन इंस्पायर्ड और एक्सपायर अप्रोक्सीमेटली 6000 टू 8000, यानी वो 6000 मतलब 6 लीटर के आसपास एयर को अंदर लेकर जाता है और 6000 के आसपास ही एयर को बाहर छोड़ देता है। ओके, ये चीज आपको समझ में आ गई। अब आप ये कहोगे 6000 टू 8000 कैसे आ गई? तो हमने अभी अभी बात की थी, ब्रीदिंग रेट कितना होता है? 12 टू 16। तो 12 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 60, और 16 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 80। तो अगर यहाँ पे 12 टू 5 करोगे या 16 टू 5 करोगे तो ये इतनी हो जाएगी। यानी आप पर मिनट 6000 मिलीलीटर वॉल्यूम को इंस्पायर करते हो और 6 मिलीलीटर को ही बाहर छोड़ देते हो। एक बार में नहीं होता है, वो टाइडल वॉल्यूम ऐसे चलता रहता है। 500 गई, 500 बाहर आ गई, 500 अंदर गई, 500 बाहर आ गई, 500 अंदर गई, 500 बाहर आ गई, ऐसे चलता रहता है। सिंपल, समझ में आ गया? ओके, अब हम बात करने वाले इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये याद रखना आप कितनी है। टाइडल वॉल्यूम नॉर्मली पूछे तो 500, अगर पर मिनट पूछे तो आपको ये बतानी है। अगर नॉर्मली पूछे तो आपको इतनी बतानी है, और ये नॉर्मली पूछते हैं, ज्यादातर मिनट में नहीं पूछती है। ओके, बहुत ही कम ऐसे चांस होंगे कि वो मिनट में पूछेंगे। अगर मिनट में पूछ रहे हैं तो आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है, 12 इंटू 16 से, 12 और 16 से मल्टीप्लाई करना है, उतने सेकंड से नहीं करना है, ब्रीदिंग रेट से मल्टीप्लाई करना है। ओके, हाँ। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है? जो हम फोर्सफुली और एयर को अंदर ले जा सकते हैं। एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर बाय ए फोर्सफुल इंस्पिरेशन। टाइडल वॉल्यूम तो अंदर जा चुकी है और चली गई वो इंस्पिरेटरी। ये कितनी होती है? 2500 से लेकर 3000 मिलीलीटर होती है एवरेज। ओके, एक बार में आप 2500 से लेकर 3000 तक जो है वो एयर को अंदर ले जा सकते हो फोर्सफुली। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होगा? बाहर निकालना। एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन एक्सपायर बाय ए फोर्सफुल एक्सपिरेशन, दिस एवरेज इज 1000 टू 1100।
बाहर ज़्यादा नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पर 1000 से केवल 1100 ही मिलीलीटर एयर को हम बाहर निकाल सकते हैं। एक एक चीज़ याद रखना, फिर भूल गए तो मुझे मत बोलना। अब हम बात करेंगे रेजिडुअल वॉल्यूम। मैंने आपको बताया था ये एयर कुछ भी कर लीजिए, ये हमेशा इतनी एयर जो होगी वो अंदर ही रहेगी। अब आप ये कहोगे कि एक बार वो अंदर एयर आ गई वही पड़ी है, नहीं, एक्सचेंज हुई जा रही है, बट इतनी वॉल्यूम की एयर अंदर ही रहेगी। क्या, क्यों? क्योंकि वो कोलेप्स ना हो जाए, जो एल्वियोलाई वगैरह है। उसको बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर ए फोर्सफुल एक्सपिरेशन, दिस एवरेज इज 1100 टू 1200 मिलीलीटर। तो 1100 से 1200 मिलीलीटर के अंदर इतनी एयर होती है जो हमेशा रेजिडुअल वॉल्यूम के अंदर रहती है। ओके, तो यहां पर आप ये कहोगे कि इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि जो आपके लंग्स है वो कोलैप्स नहीं करते। बाय एडिंग अप ए फ्यू रेस्पिरेटरी वॉल्यूम डिस्क्राइब्ड अबव, ये तो सारी वॉल्यूम थी, ध्यान से देखना, ये वॉल्यूम थी भाई, इतनी इतनी वॉल्यूम है, यहाँ पे वॉल्यूम दी हुई है। ये 1100 से 1200 थी। टाइडल कितनी थी? 500। आईआरवी कितनी थी? इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, वो कितनी? आईआरवी, आप शॉर्ट फॉर्म भी याद रखना, आईआरवी कितनी थी? 2500 से 3000। ओके, ईआरवी कितनी थी? एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, वी अगर लग रहा है ना लास्ट में तो वो वॉल्यूम हो जाएगी। ईआरवी एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितनी थी? 1000 से 1100। और आरवी कितनी आपकी रेजिडुअल वॉल्यूम? 1100 से 1200। तो अब इन चीजों को लेकर हम कैपेसिटी माप सकते हैं। बाय एडिंग अप ए फ्यू रेस्पिरेटरी वॉल्यूम डिस्क्राइब वन कैन ड्राइव वेरियस पल्मोनरी कैपेसिटी। कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? मतलब आप अभी जो है वो एक चैप्टर पढ़ रहे हो एक दिन में, बट आपकी कैपेसिटी हो सकती है कि 3 चैप्टर पढ़ सकते हो, हाँ या ना? तो नॉर्मली तो आप इतना एयर ले, मतलब नॉर्मली तो आप 1 चैप्टर पढ़ते हो, बट अगर आपकी कैपेसिटी कितनी है? 3 चैप्टर की। तो इस तरह से हम कैपेसिटी माप सकते हैं। मतलब नॉर्मली हम टाइडल वॉल्यूम से ही चलते रहते हैं, टाइडल वॉल्यूम अंदर लेते हैं पर बाहर छोड़ते हैं, पर कैपेसिटी कितनी है, टोटल कितनी एयर अंदर ले जा सकता हूं, कितनी एयर बाहर छोड़ सकता हूं, कितना मेरा लंग्स एयर को रख सकता है। ओके, कितनी है जो फंक्शन होती रहती है, कितनी है जो वाइटल कैपेसिटी कराती है, वो सब कुछ। ओके, विच कैन बी यूज्ड इन द क्लिनिकल डायग्नोसिस में काम आती है ये सभी कुछ। तो अब हम कैपेसिटी देखने वाले हैं। कैपेसिटी ध्यान से देख लेना। आईसी यानी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, मेरे लंग्स की कितनी कैपेसिटी है कि मैं एयर, इतनी एयर अंदर ले जा सकता हूं। देखो सिंपल समझना, नॉर्मल कदम, टाइडल वॉल्यूम जो मैं नॉर्मली अंदर लेता हूं वो ले चुका हूं, हाँ या ना? ओके, अब उसके बाद जो हमारे इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम थी जिसको मैं और ले जा सकता हूं, वो भी तो ले जा सकता हूं। तो पहले क्या हुआ? टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो इतनी एयर मैं अपने अंदर ले जा सकता हूं, वो होगी मेरी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। तो देखिए, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपिरेशन। मतलब नॉर्मल एक्सपिरेशन मतलब अभी मेरे पास जितनी मैंने टाइडल वॉल्यूम बाहर छोड़ दी, अब कुछ नहीं है। अब मैं कितनी ले जा सकता हूँ? पहले तो मैं टाइडल वॉल्यूम लेके जाऊंगा, फिर आईआरवी लेके जाऊंगा, तो ये हो गई इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। दिस इंक्लूड द टाइडल वॉल्यूम एंड इंस्पिरेटरी। ये इनको ऐड कर लेना, 5 में ये 25 और 3000, तो ये 3000 से लेकर 3500 के बीच में आएगी। समझ में आ गया? वो ऐड करते रहना, बार बार नहीं लिखवाएंगे, 4 ही वॉल्यूम याद रखनी है, उनको ऐड प्लस माइनस वो करने का काम होता है। एक्सपिरेटरी कैपेसिटी कितनी है? एक्सपिरेटरी कैपेसिटी है, नॉर्मल अभी बैठा हूं मैं, ठीक है, नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम ले जा सकूं। अब क्या करूंगा? पहले तो टाइडल वॉल्यूम बाहर आएगी, टाइडल वॉल्यूम आ गई। अब जो और इंस्पिरेटरी एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम थी वो भी बाहर छोड़ूंगा, तो ये हो गई एक्सपिरेटरी कैपेसिटी कि इतनी एयर में बाहर छोड़ सकता हूं। द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर ए नॉर्मल इंस्पिरेशन, दिस इंक्लूड द टाइडल वॉल्यूम एंड एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। यहाँ पर ये टाइडल वॉल्यूम प्लस ईआरवी हो गई। टाइडल वॉल्यूम कितनी थी? 500। ईआरवी कितनी थी? 1000 से 1100। उसमें 500 ऐड कर लेना तो आपकी टोटल आ जाएगी। ओके, 1500 से लेकर 1600 के बीच में। फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम क्या हो गई, ये बात हमें बताओ। फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम वो हो गई जो लंग्स के अंदर रहती है जब आप नॉर्मली एक्सपिरेशन कर देते हो। मतलब टाइडल वॉल्यूम अंदर, टाइडल वॉल्यूम बाहर छोड़ दी, तो अभी लंग्स के अंदर कितनी एयर है जो अभी भी फंक्शन कर रही है अंदर, तो वो ये हो जाएगी। ये करने के बाद और फिर भी रह रही है तो वो हो जाएगी फंक्शनल। देखिए, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपिरेशन, मैंने बाहर निकाल दी नॉर्मल, नॉर्मल हूं, नॉर्मल एयर लेके गया, नॉर्मल बाहर छोड़ दी, अभी मेरे अंदर कितनी एयर है जो फंक्शन अभी कर रही है, वो है हमारी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, वो कैपेसिटी है। तो यहाँ पर देखिए कितनी एयर हो गई। पहले तो मैं जो फोर्सफुल छोड़ सकता था वो भी अंदर थी और रेजिडुअल भी अंदर थी, तो वो हो जाएगी दिस इंक्लूड ईआरवी, दैट इज एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेजिडुअल वॉल्यूम। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये दोनों ऐड कर लेना। ओके, 1000 से 1100 और 1100 से 1200 वो ऐड करके आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट है वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी का मतलब है कि वहां पर टोटल जो हमारी एयर है वो कितनी इंस्पायर कर सकते हैं। देखिए, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर ए फोर्स्ड एक्सपिरेशन।
मतलब ध्यान से समझिए, मैंने फोर्स्ड एक्सपिरेशन कर दिया, बाहर निकाल दिया, सारी एयर, जितनी एयर मैं बाहर निकाल सकता था वो निकाल दी। मतलब अभी मेरे लंग्स में केवल और केवल रेजिडुअल वॉल्यूम है। अब मैं कितनी एयर अंदर ले जा सकता हूँ, ध्यान से देखना। सबसे पहले जो ईआरवी थी, जो मैंने एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के द्वारा जो प्रेशराइज करके छोड़ी है, वो लेके जाता हूँ, ईआरवी भर गई। अब मैं टीवी लेके जाता हूँ, टाइडल वॉल्यूम, टाइटल वॉल्यूम आ गई। सेकंड, अब मैं लेके जाता हूँ इंस्पिरेटरी रेजिडुअल वॉल्यूम, जो मैं और भी लेके जा सकता हूँ। ये है मेरी वाइटल कैपेसिटी, समझ में आ गया। द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर फोर्स्ड एक्सपिरेशन, दिस इंक्लूड ईआरवी, टीवी, आईआरवी, और द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ ए पर्सन कैन ब्रीथ आउट आफ्टर ए फोर्स्ड इंस्पिरेशन। ऐसा भी हो सकता है कि अब मैं ये कर चुका हूं, ओके, अब मैं पूछना चाहता हूं मेरी वाइटल कैपेसिटी कितनी है, तो मैं ईआरवी ले चुका हूं, ठीक है, आईआरवी भी ले चुका हूं और टीवी भी ले चुका हूं। आईआरवी मतलब इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, पहले मैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को बाहर निकालता हूं, निकल गया। अब मैं टाइटल वॉल्यूम को छोड़ता हूं, वो भी आ गई। अब मैं एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी छोड़ता हूं, तो ये दोनों ही वाइटल कैपेसिटी है। यानी आप कितनी एयर को ले जा सकते हो या कितनी एयर को बाहर छोड़ सकते हो, वो वाइटल कैपेसिटी कहलाती है। जितनी एयर आप ले जा सकते हो या छोड़ सकते हो, वो आपकी कहलाएगी वाइटल कैपेसिटी। तो टोटल लंग कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, कितने एयर में अंदर या बाहर ले जा सकता हूं, प्लस जो रेजिडुअल वॉल्यूम जो कभी बाहर या अंदर जा भी नहीं सकती, उनको मिला लेंगे तो वो कहलाएगी टोटल लंग कैपेसिटी। नीट 2020 फेज 2 का ये क्वेश्चन भी है। टोटल लंग कैपेसिटी टीएलसी क्या होती है, देखिए, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर एकोमोडेटेड इन द लंग्स एट द एंड ऑफ द फोर्स्ड इंस्पिरेशन, जितनी इंस्पिरेशन के बाद या फिर जो है हमने टोटल हमारे वॉल्यूम है, मतलब देखिए रेजिडुअल वॉल्यूम अभी है, ओके, टाइटल वॉल्यूम, ओके, और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी है और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी है, तो ये सब कुछ कहलाएगी, और रेजिडुअल वॉल्यूम भी है, तो ये कहलाएगी टोटल लंग कैपेसिटी। दिस इंक्लूड ईआरवी, ईआरवी, टीवी एंड आईआरवी। यानी जो फर्स्ट थी रेजिडुअल वॉल्यूम थी, जो पहले टाइडल वॉल्यूम थी, आईआरवी थी, ईआरवी थी, आरवी थी, वो चारों अगर हम ऐड कर देंगे तो वही कहलाती है हमारी टोटल लंग कैपेसिटी। सिंपल सा ये समझ लीजिए। तो या यूं कह सकते हो कि वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम भी इसको कह सकते हो। वाइटल कैपेसिटी कौन सी थी, जो पहले तीन थी, ईआरवी, टीवी और आईआरवी, और उसमें अगर रेजिडुअल वॉल्यूम भी ऐड कर दोगे तो वो कहलाएगी टोटल लंग कैपेसिटी। ओके, अब हम यहाँ से जो क्वेश्चन आ चुके हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। नीट 2017 का क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पर सबसे पहला क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। Lungs are made up of air-filled sacs, the alveoli. They do not collapse even fast forceful expiration because of residual volume, expiratory reserve volume, tidal volume, inspiratory reserve volume. अब आप ये कहोगे कि ये हमने कोलेप्स कोलेप्स वाला तो नहीं पढ़ा है, ये क्वेश्चन तो हमने आपने बता तो दिया था कि वो रेजिडुअल वॉल्यूम होता है, उसकी वजह से कोलेप्स होता है, बट फिर भी हमें नहीं पता, मान लो नहीं पता आपको, तो आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। Lungs are made up of air-filled sacs, the alveoli. They do not collapse even after फोर्सफुल एक्सपिरेशन, यानी फोर्सफुल एक्सपिरेशन करने के बाद भी वहां पर वो कोलैप्स नहीं हो रहे, तो किसकी वजह से, तो ध्यान से समझिए। फोर्सफुल एक्सपिरेशन कर दिया है, उसके बाद भी क्या बच जाता है, रेजिडुअल वॉल्यूम। तो ऑप्शन देख लीजिए, आईआरवी, टीवी, ईआरवी और आपका आरवी, यानी रेजिडुअल वॉल्यूम। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, रेजिडुअल। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। अगर इसमें भी कंफ्यूज हो रहे तो मैं कुछ नहीं कर सकता। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नीट 2018 मैच द कॉलम है। मैंने बोला था वॉल्यूम याद रखना, पहली चारों वॉल्यूम देख लो। मैच द आइटम गिवन इन कॉलम एंड द कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द टीवी, टाइडल वॉल्यूम, आईआरवी, इंस्पिरेटरी रेजिडुअल वॉल्यूम, ईआरवी एक्सपिरेटरी रेजिडुअल वॉल्यूम और आरवी रेजिडुअल वॉल्यूम। यही है इनका मैच द कॉलम करना है। टाइडल वॉल्यूम कितनी थी, 500, तो ऑप्शन फर्स्ट जो वो थर्ड के साथ चला जाएगा। सेकंड, आईआरवी कितनी थी, 25 से लेकर 3000 तक थी, सेकंड जो है वो हमारा फर्स्ट के साथ चला जाएगा। ईआरवी कितनी थी, 1000 से 1100, तो फोर्थ के साथ चला जाएगा। आरवी कितनी थी, 1100 से 1200, तो वो हमारे सेकंड के साथ चला जाएगा। आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। बहुत ही आसानी से हमारे आंसर आ रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नीट 2019 का क्वेश्चन। नीट 2019 ईयर आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, बहुत ही आसान। टाइडल वॉल्यूम एंड एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इन्होंने दी है। टाइडल वॉल्यूम 500 दी है, ईआरवी इन्होंने 1 दी है रिस्पेक्टिवली। व्हाट विल बी द एक्सपिरेटरी कैपेसिटी ऑफ द रेजिडुअल वॉल्यूम इज, ये देखो इन्होंने एक्सपिरेटरी कैपेसिटी पूछा है ना, तो रेजिडुअल वॉल्यूम आपको पता हो ना हो, ईआरवी होता क्या है, ईआरवी क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए। एक्सपिरेटरी कैपेसिटी होता है टाइडल वॉल्यूम प्लस ईआरवी जो होता है, उनको ऐड कर दीजिए। तो हमें टाइडल वॉल्यूम 500 दी है, ईआरवी हमें 1000 दी है, दोनों को ऐड कर दीजिए तो हमारी 1500 आ जाएगी। अब ये रेजिडुअल वॉल्यूम 1200 आपको जो है वो घुमाने के लिए दी है कि आप ये सोचोगे ये रेजिडुअल वॉल्यूम में ऐड और कर दूं, तो ऐसा नहीं करना है। तो सिंपल सा हमारा आंसर आ जाएगा 1500, ऑप्शन डी आ जाएगा। बिल्कुल आसान सा था।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नीट 2019 उड़ीसा स्टेट के लिए जो एग्जाम हुआ था उसका क्वेश्चन है। मुझे लगता है कि आपका क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाना चाहिए। द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर ए फोर्स्ड एक्सपिरेशन, दिस इज नोन एज। फोर्स्ड एक्सपिरेशन कर चुका हूं मैं, मतलब जितनी एयर हो सकती थी सारी मैं बाहर निकाल चुका हूं अपनी तरफ से, अभी मेरे पास केवल रेजिडुअल वॉल्यूम है। तो अब मैं कितनी एयर जो है उसको अंदर ले जा सकता हूं, उसको क्या कहेंगे? एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी। अगर आपको वाइटल कैपेसिटी याद है तो ध्यान से देखिए, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इन ब्रीद इन आफ्टर ए फोर्स्ड एक्सपिरेशन इज नोन एज वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी की लाइन कॉपी पेस्ट की गई है, तो आंसर आ जाएगा वाइटल कैपेसिटी। मुझे बताने की भी जरूरत है क्या? नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नीट 2020 फेज 2 का, जो हमारा 14 अक्टूबर को एग्जाम हुआ था। क्वेश्चन देख लीजिए, टोटल लंग कैपेसिटी ऑफ इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अकोमोडेटेड इन द लंग्स एट द एंड ऑफ ए फोर्स्ड इंस्पिरेशन, दिस इंक्लूड। तो हमें टोटल लंग कैपेसिटी पूछिए नॉर्मली क्या पूछिए हमसे? टोटल लंग कैपेसिटी पूछिए। अब देखो शॉर्ट फॉर्म दिए उन्होंने ज्यादातर, आरवी, ईआरवी, आईसीईसी, आरवी, ईआरवी, वीसी, वाइटल कैपेसिटी, एफआरसी, फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम, आरवी, ईआरवी, टीवी, आईआरवी, आरवी, आईसीईसी, ईआरवी। तो आरवी क्या था हमारा? रेजिडुअल वॉल्यूम। ईआरवी क्या था हमारा? एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। टीवी क्या था हमारा? टाइडल वॉल्यूम। आईआरवी क्या था हमारा? इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और टोटल लंग कैपेसिटी में यही उन्होंने दिया था, एनसीईआरटी ने ये लिखा था, दिस इंक्लूड आरवी, ईआरवी, टीवी एंड आईआरवी, या फिर वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम होना चाहिए। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन थर्ड, प्योर एनसीईआरटी बेस्ड है इस क्वेश्चन। ओके, तो ये सब कुछ था आज की वीडियो के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।